नमस्कार दोस्तों। आज यानी 5 अप्रैल 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश विजिट को लेके है। चाइना ने इस विजिट का पुरजोर विरोध किया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मामला है क्या, फिर प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं जो कि पूछी जा सकती है यूपीएससी में। चाइना देखिए रह रहकर हमेशा कई बार त्वांग और कई बार पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक पार्ट बताता है, और तिब्बत जबकि चाइना का एक पार्ट है, इसी हिसाब से चाइना कहता है कि तवांग या फिर अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का एक पार्ट है। अब जब दलाई लामा ने यहाँ पे विजिट किया तो चाइना ने यह भी आरोप लगाया कि दलाई लामा जो है कि एक वो उनके हिसाब से एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कि तिब्बत के अंदर में तिब्बत के चाइना से सेपरेशन को लेकर एक मूवमेंट चला रहे हैं। और जबकि देखिए तवांग क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है। चाइना देखिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री है यहाँ पे, और जो दलाई लामा आए थे 1959 में तिब्बत से भागकर, जब वो इंडिया में आए थे तो वो इसी रूट से आए थे, वो तवांग से होकर आए थे। और यह भी कहा जाता है कि जो अगला री इनकारनेशन होगा दलाई लामा के बाद में वो इसी मोनेस्ट्री से होगा। जबकि चाइना जो कि एक एथीस्ट कंट्री है, एथीस्ट क्यों है क्योंकि कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म जो है वो भगवान को नहीं मानते, फिर भी चाइना कहता है कि जो दलाई लामा का अगला री इनकारनेशन यानी अगला जो अवतार होगा वो चाइना की धरती से होगा। इंडिया का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? इंडिया कहता है कि चाइना को इस मुद्दे पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, भारत का अंदरूनी मामला है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। और फिर इंडिया ने ऐसा भी कहा कि एक रिलीजियस विजिट है और इसको पॉलिटिकल विजिट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो देखिए जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी उन पे पूछ सकती है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश की ये जो पोजीशन है, ईटानगर इनकी राजधानी है, और अभी तवांग में इन्होंने विजिट किया। तवांग की लोकेशन कहाँ पे है? ये है तवांग। यहाँ पे तिब्बत है चाइना का, और यहाँ पे तवांग तिब्बत के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। और वैसे रिवर्स हमने डिस्कस की थी 3-4 दिन पहले। अब हम थोड़ा पासिस डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के। पासिस मतलब दर्रा, माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा एक प्रकार से स्थान खाली होता है, आने जाने के लिए उसे यूज किया जा सकता है। वैसे देखिए इसके साथ लगता है सिक्किम। सिक्किम में 2 पासिस इंपॉर्टेंट है, एक नथुला एक जेलेपला, दोनों इंडिया और तिब्बत के बीच का एक रास्ता है काइंड ऑफ। वैसे तो माउंटेन्स की रेंज चल रही होती है जैसे ऐसे, ये सारे माउंटेन्स ऐसे ऐसे करके, लेकिन बीच में थोड़ा रास्ता खाली होता है, पास होता है, यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता अवेलेबल होता है। और जो अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासिस हैं वो है बोमडिला, बमला, टुंगला, मतलब ये 3-4 इंपॉर्टेंट है। बोमडिला, बमला, ये दोनों खासकर इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दीपू पास है। दीपू पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश के तीनों पास हैं ये इंडिया और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं और रास्ता प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो दीपू पास है ये इंडिया, चाइना और म्यांमार, एक प्रकार से तीनों का बॉर्डर इस दीपू पास के मिलता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपू पास आप याद रखिएगा। तो लोकेशंस याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग से रिलेटेड एक टॉपिक है, फ्रंट पेज पे ही इसके बारे में दिया गया है। आपको पता होगा कि जीएसटी अब फॉर्म में आने वाला है। सरकार का टारगेट है कि 1 जुलाई से वो जीएसटी को इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी इसको फॉर्म में ले आएंगे, रिलाइज इसको कर देंगे जो जीएसटी पास किया गया है। अब देखिए एक जीएसटीएन का भी निर्माण किया गया है, जीएसटीएन के साथ साथ जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये अलग से है जीएसटी के काइंड ऑफ। ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की भागीदारी जो है इस कंपनी में 50% से कम है। क्या करेगी जो ये जीएसटीएन की ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए जीएसटीएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जिसमें बाद में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके, जो कि जीएसटीएन के द्वारा बनाया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पे अपना टैक्स पे कर सकते हैं। काइंड ऑफ एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसको निर्माण करेगी, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं रेगुलेट करेगी और मेंटेन करेगी। जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब विवाद इस बात पे है कि कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज करती हैं उसको ऑडिट करती है, कैग की जो बॉडी है। तो अब कैग इस प्रकार की मांग कर रही है कि जीएसटीएन को भी हम ऑडिट करेंगे, लेकिन अभी इस बात पे डाउट है काफी ज्यादा और सरकार मना कर रही है। सरकार कहती है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कैग को ऑडिट नहीं करना चाहिए। तो इसके पक्ष और विपक्ष में काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो तो खैर मेंस के पॉइंट्स हैं। वैसे पॉइंट्स आपको जल्दी से 20 सेकंड में बता देता हूं। देखिए ये एक तो साफ साफ कहते हैं कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई ही इसलिए है क्योंकि
इसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म रहे, जल्दी जल्दी ये काम करे। कैग जब इसको ऑडिट करने लग जाएंगे तो फिर से वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ जाएगा, जल्दी से काम नहीं करेगी, और जीएसटी है वो अच्छे से एक प्रकार से जो मैकेनिज्म है अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ये गवर्नमेंट का तर्क है। ये 2-3 तर्क है मेंस के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम के लिए। प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैग इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। कैग पे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कैग पे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। डेफिनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 148 से लेकिन 151 तक कैग का जिक्र है। फिर कैग की अपॉइंटमेंट को लेकर भी सवाल पूछती है यूपीएससी। तो कैग की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और इसके अलावा जो ये किसको एक प्रकार से ये ऑडिट करते हैं, तो वो सभी लोकल तो नहीं, स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर पीएसयू वगैरह है, इनको ऑडिट करती है कैग। और जबकि लोकल पंचायत को कौन ऑडिट करता है? कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल पंचायत को देखिए कैग ऑडिट नहीं करता। लोकल पंचायत को स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी कानून जो है वो स्टेट असेंबली पास कर सकती है लोकल पंचायत को ऑडिट करने के लिए, और चाहे वो कैग को भी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं जो लोकल असेंबलीज हैं वो। और एक कैग की रिटायरमेंट को लेकर भी या फिर इनके कार्यकाल को लेकर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कार्यकाल 6 साल होता है या फिर 65 साल तक, दोनों में से जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो जाएगी उसके हिसाब से कैग के चेयरमैन की रिटायरमेंट हो जाएगी। फिलहाल कैग के चेयरमैन है शशिकांत शर्मा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। सोमाली पायरेट्स के बारे में ये न्यूज है। यहां पे देखिए सोमालिया की लोकेशंस पहले देख लीजिए। अफ्रीका के अंदर में यहां पे सोमालिया की जो है लोकेशन है। थोड़ा मैप आगे जाके एकदम फोकस करके देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा। ये देखिए यहां पे सोमालिया है और जिबूती है, इथोपिया है, कीनिया है। और यहाँ पे लोकेशन आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट्स हैं ये। यहाँ से जो हमारी सवेज कैनल है वो आती है, और आगे से है वो हमारे जो सारे पोर्ट्स हैं, ग्वादार पोर्ट। यहाँ पे देखिए मैप में आपको दिखाता हूँ। नीचे से सवेज कैनल आती है, तो यूरोप से जो भी सामान आता है वो इस रूट से आता है। यहाँ पे कुवैत है, ईरान है, जो भी तेल वगैरह आता है वो यहाँ से आता है। तो करते क्या हैं आपको बताऊं, सोमालिया जो है एक प्रकार से फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट कैसे है? कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और कई लोकेशंस पे डिफरेंट ग्रुप्स का कब्जा है। तो सिविल वार जैसी सिचुएशन है सोमालिया में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनको क्या लगता है, इनको जो एक प्रकार से पायरेसी का धंधा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है इनको और ज़्यादा फायदेमंद है। और यह बात बिल्कुल सच भी है। पायरेसी के कारण में अब सोमालिया की जो इकोनॉमी है पहले बहुत डूबी हुई थी, पायरेसी के कारण वो थोड़ी बहुत ऊपर उठी है। और कई तरह के पायरेट्स हैं यहाँ पे। कुछ फिशरमैन पहले जो मछुआरों का काम करते थे वो पायरेट्स हैं, कुछ पहले पुराने टाइम में मिलिट्री में थे सोमालिया की वो पायरेट्स हैं, कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको जीपीएस वगैरह की नॉलेज है वो भी यहाँ पे पायरेट्स हैं। तो अब यहाँ पे भारत के न्यूज़ ये है कि भारत के एक शिप को, भारत का शिप तो नहीं कह सकते लेकिन कार्गो इंडिया का था, ये भी हो सकता है कि इंडिया का सिर्फ सामान हो। डो का मतलब होता है शिप ही होता है, डाउन काइंड ऑफ शिप होता है ये। तो उसमें 11 मेंबर समेत इस इंडियन कार्गो को एक प्रकार से कैप्चर कर लिया है सोमालिया के पायरेट्स ने, और नाम था इसका अल कौसर यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ है, प्रीलिम के लिए पूछ सकते हैं वो सोमाली पायरेट्स या फिर ये सारे रीजन के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैप भी इंपॉर्टेंट है, मैप याद रखिएगा। यहाँ पे येमेन के साथ में जो एरिया है वो भी याद रखिएगा, गल्फ ऑफ एडन और स्वेज कैनाल, ये सारा कुछ। अब एक और जो है न्यूज़ है वो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर, वो श्रीलंका के अंदर में एक मीटिंग होने जा रही है जर्मन एम्बेसडर्स की। यानी देखिए जो जर्मन एम्बेसडर्स हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशंस में, उन जर्मन एम्बेसडर्स की मीटिंग होने जा रही है कोलंबिया में। उसमें भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है क्या। प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2015 के अंदर में। देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको पहले इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता था, 97 में इसका गठन किया गया था। करते क्या है ये सब कोऑपरेशन करते हैं। कोऑपरेशन किस बारे में? वही सब सिंपल बातें, ट्रेड के बारे में या फिर रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड कनेक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कल्चरल कोऑपरेशन, वो सब चीज़ें ये करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें प्रीलिम के लिहाज से? प्रीलिम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मॉरिशस में इनका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। और यूपीएससी किस प्रकार से चालाकी खेलती है, यूपीएससी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछती कि जो ये है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, कब इसे बनाया गया था, 1997 में। यूपीएससी चालाकी खेलती है। यूपीएससी ने क्या पूछा 2015 में? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली। तो यूपीएससी इस पर ना तो अपना स्टैंडर्ड डाउन होने देती और जबकि फैक्ट्स भी पूछ लेती है।
तो रिसेंटली का मतलब सिर्फ हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे अभी नहीं बनाया गया था, ठीक है। और 21 स्टेट्स हैं इसके अंदर में। अब 21 स्टेट्स के नाम तो आप याद मत रखिएगा, 21 स्टेट्स, लेकिन बस एक बात पे आप फोकस कीजिएगा। 21 स्टेट के अंदर में अगर आप एनालाइज करोगे तो जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन के अंदर में है सारे, जैसे साउथ अफ्रीका से लेके जो मोजाम्बिक, तंजानिया, सोमालिया, येमेन, ओमन, पाकिस्तान नहीं है। यहीं पे आपको रुकना है और देखना है, पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। एक तो आप ये बात याद रखिएगा। दूसरा, आपको ये भी बात याद रखना है कि मालदीव भी इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी सारे देश जो भी इंडियन ओशन में आते हैं वो सारे देश हैं, यहां से लेकर यहां तक जितने भी ये सारे देश आते हैं। बस दो बातों का ख्याल रखिएगा, 21 स्टेट याद मत रखिएगा, बस याद रखिएगा तो सिर्फ दो बातें, ना तो मालदीव है ना ही पाकिस्तान है। फिर अब क्या है, एक न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो सीरिया में एक गैस अटैक को लेकर है। देखिए, गैस का अटैक हुआ सीरिया के अंदर में, जहरीली गैस का अटैक हुआ और काफी लोगों की मौत हुई इसमें। टाइमलाइन डिस्कस करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता कि सेरीन जो है, सेरीन एक जहरीला नर्व अटैक है गैस का, यानी हमारी नर्व्स को इफेक्ट करता है ये। इसका अटैक हुआ था 2013 में और ऐसा आरोप लगा था कि सीरिया की गवर्नमेंट ने इस प्रकार का अटैक किया था। तो कई बार पूछ लेती है यूपीएससी सेरीन क्या है, तो सेरीन काइंड ऑफ एक गैस ही है और नर्व एजेंट है गैस। और उसके बाद में देखिए, ये जो सिचुएशन थी काफ़ी एक प्रकार से डेंजरस हो गई थी उस टाइम 2013 में जब अटैक किया गया था, क्योंकि यूएस ने कहा था कि जब भी सीरिया किसी गैस अटैक या फिर बायोलॉजिकल अटैक में संलिप्त पाया जाएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे। हालांकि देखिए, उस टाइम पे यूएस ने अटैक नहीं किया गया था क्योंकि रशिया द्वारा समझा दिया गया था यूएस को, काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट हो गया था जिसमें OPCW, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो प्रीलिम के लिए है, OPCW, इन्होंने जो सीरिया के जो भी गैस रिसोर्सेज थे, केमिकल गैस के जो वेपन्स थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हेग में इसका हेडक्वार्टर है, हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और 2013 में, क्योंकि देखिए 2013 की बात है और सीरिया में इन्होंने कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया था, नहीं तो अटैक हो जाता सीरिया पे और काफ़ी भयंकर स्थिति वहाँ पे हो जाती। तो इसलिए इनको 2013 में अपने काम के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था और इसकी भी फॉर्मेशन जो हुई थी 97 में हुई थी। तो बस 3-4 बातें याद रखिएगा। और ये एक तो बात, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नोबेल प्राइज इन्हें मिला हुआ है और फॉर्मेशन इनकी 97 में हुई थी। और वैसे यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूएन के साथ में डील करते हैं, मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जो अटैक हुआ है गैस का, उसके बारे में कुछ एजेंट तो नहीं दिया गया है, मतलब इस तरह का कुछ नहीं बताया गया कि कौन से एजेंट का यूज हुआ। जो अभी अभी जो अटैक हुआ है मार्च 3 को जो अटैक किया गया है, टॉक्सिक, बस ऐसा कहा गया कि टॉक्सिक गैसेस का यूज किया गया है, लेकिन नाम नहीं बताया गया कि कौन से टॉक्सिक गैसेस का यूज किया गया है। लेकिन नाम बताते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले हमारे पीआईबी और जो दूसरी स्कीम्स हैं उनकी तरफ में। देखिए, ये मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम, ये स्कीम हमने पहले भी डिस्कस किया था, काइंड ऑफ रिवाइज कर लेते हैं, पीआईबी में दिया हुआ है। मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम जो चलाई गई है वो जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में आमतौर पे कोई भी स्कीम नहीं चलाई जाती, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। जिनकी सैलरी, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं जिनकी सैलरी एक महीने की सैलरी 60,000 से कम है या फिर सालाना जो सैलरी है वो 7,50,000 से कम है, उनके लिए स्कीम चलाई गई है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पैट्रोनेज होंगे, एक प्रकार से पैट्रोन इन चीफ होंगे स्कीम के लिए। और जो अटॉर्नी जनरल होंगे वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, सोलिसिटर जनरल होंगे वो ऑनररी सेक्रेटरी होंगे। तो काइंड ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप्स को एड प्रोवाइड की जाएगी, पैसों की एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ लें। कंडीशन है ये, और पैट्रोन इन चीफ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 3-4 बातें आप याद रखिएगा। अगली जो स्कीम है वो है अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड। ये देखिए, अर्बन रिफॉर्म्स इंसेंटिव फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रॉपर फंड का प्रावधान रखेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। पहले ये जो फंड होता था, पहले भी होता था, जो कि 500 करोड़ का होता था, लेकिन अब 2017-18 से इसे अगले 3 सालों के लिए 3,000 कर दिया गया है। ये काइंड ऑफ ऐसा फंड है जिसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ स्टेप्स उठाती हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, इस फंड में से उनको पैसा दिया जाएगा। और क्या स्टेप्स जो हैं वो इंसेंटिव जिसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। देखिए, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एंकरेज करेंगी ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि लोकल बॉडीज जो हैं उनके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, या फिर जो लोकल रियल एस्टेट मार्केट्स हैं उनको इम्प्रोवाइज करना, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ अगर स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रॉपर इंसेंटिव देगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा इस फंड से, जिसका नाम है अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड। बस इतना ही आप याद रखिएगा, यूपीएससी इसी तरह से पूछेगी।
कि अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड है किस लिए, तो 2-3 ऑप्शन वो दे देंगे फंसाने के लिए। वो पूछेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ को अगर अच्छे से काम करे उसके इंसेंटिव्स के लिए, या फिर दूसरी वो कुछ ऐसे बना देंगे अच्छी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ भी दे देंगे, क्लोजर ऑप्शंस बना के यूपीएससी वाले दे देंगे। अगली जो स्कीम है वो है उड़ान। ये वो उड़ान नहीं है उड़े देश का आम नागरिक जो हमने डिस्कस करी थी, एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो स्कीम थी। ये उड़ान है गिविंग विंग्स टू गर्ल स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड्स हैं उनके सपनों को पंख लगाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा में। देखिए आमतौर पे आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि जो कम्पिटिटिव हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईआईटी या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो गर्ल्स की संख्या है वो काफ़ी कम होती है। तो यह चिंतनीय विषय है। तो उसके लिए जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उन्होंने ये स्कीम चलाई है। इसमें 1000 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें इस प्रकार से कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो भी प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं आईआईटी जेईई वगैरह के, उनके लिए अच्छे से तैयारी की जाए। और गर्ल स्टूडेंट्स का चुनाव किया जाएगा +1 से। और जो भी देखिए जो ऐसे स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बाकी सभी स्कूल्स जो हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, उनके जो वहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं वो इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल होंगी। अब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, किगाली एक जगह है रवांडा के अंदर में। रवांडा कहाँ है? रवांडा है अफ्रीका के अंदर में। यहाँ पे देखिए जहाँ पे रवांडा है ये अफ्रीका का मैप है। इसके आसपास के देश देखोगे तो आप ये मिलेंगे, आपको कीनिया मिलेगा, कोंगो मिलेगा, और यहाँ पे जाम्बिया मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा, मोजाम्बिक मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा। ये सारे देश इसके आसपास हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, कोंगो है, ठीक है। और सूडान यहाँ पे आधा हो गया, अभी साउथ सूडान है, पुराना मैप है ये। तो अब देखिए कि किगाली एग्रीमेंट के बारे में 28 मीटिंग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28 मीटिंग हुई थी, उसमें ये एग्रीमेंट साइन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था आपको याद ही होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया था 1987 में, ये ऐसे प्रोडक्ट्स को फेस आउट करने के लिए था जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन को एक प्रकार से एंकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को फेस आउट करना था। तो मेनली उस टाइम पे HCFC ऐसे प्रोडक्ट्स, SFC, PFC, ये सारे एक प्रकार से जितने भी हमारे जो थे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको फेस आउट करने की बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और कब तक टाइमलाइन दी गई थी? 2040 तक। यहाँ देखिए 2040 तक की टाइमलाइन दी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, एक देखिए बात ये हुई, ये जो प्रोडक्ट्स थे उनके बदले में नए प्रोडक्ट्स लाए गए। क्योंकि देखिए इनका जो यूज़ होता है ना, HCFC, SFC, PFC, इनका यूज़ होता है जैसे रेफ्रिजरेटर में या फिर जो सेविंग फोम होती है वहाँ पे, ऐसी जगहों पे इनका यूज़ होता है। अब मान लीजिए रेफ्रिजरेटर के लिए इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई और तो प्रोडक्ट लाना पड़ेगा ना। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में एक नया प्रोडक्ट लेके आया जिसका नाम था HFC, ठीक है। अब अच्छी बात तो ये हुई, HFC ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करता था, लेकिन HFC ना ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया था और जो हमारे क्लाइमेट चेंज है उसका खतरा भी बढ़ गया था। तो अब जबकि हम 2015 में हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन किया जिसमें हम ग्रीन गैस जो एमिशंस है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो यह भी होना बहुत जरूरी था कि जो HFC बहुत भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है उसको भी फेस आउट किया जाए। तो इसके लिए अब किगाली एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो अब देखिए ये काइंड ऑफ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है वो तो नॉन बाइंडिंग है। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें आप ये बात याद रखिएगा जो किगाली एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग है। और नॉन कंप्लायंस अगर कोई करेगा किगाली एग्रीमेंट को तो प्रॉपर एक प्रकार से पनिशमेंट का भी प्रावधान है। पनिशमेंट का मतलब कुछ सजा नहीं, पेनल्टी मतलब फाइन वगैरह। और उसके बाद में क्या आता है, फंडिंग भी दी जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को इस एग्रीमेंट के तहत में। तो यहाँ पे देखिए किगाली एग्रीमेंट अलग अलग टाइमलाइन दी गई है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे पहले ग्रुप में आते हैं हमारे अमीर कंट्रीज जैसे कि यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन, इनको टाइम दिया गया है 2000। यहाँ पे देखिए टाइमिंग वाला इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वैसे बता देता हूँ वैसे ही थोड़ा सा। 2019 से वो इस एग्रीमेंट को एक प्रकार से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे जो अमीर देश हैं। 2019 से वो क्या कोशिश करेंगे कि 2019 तक वो ये कोशिश करेंगे कि जितना HFC का वो एमिशंस करते हैं 2011-13 के लेवल पे, जब मतलब 2011-13 में जितना वो एमिट कर रहे थे HFC का, उसका 10% वो कम कर देंगे 2019 तक। और 2036 तक जो अमीर देश हैं वो 85% एमिशंस कम कर देंगे जितना वो करते थे 2011 या 13 में। और ऐसे ही चाइना या ब्राज़ील के लिए टारगेट्स हैं,
और ऐसे ही हमारे जैसे देश जो इंडिया या पाकिस्तान इन जैसे देशों के लिए टारगेट्स है नीचे देखेगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना लेवल टारगेट्स है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। किगाली एग्रीमेंट किस लिए है? एचएफसी एग्रीमेंट, एचएफसी को एक प्रकार से फेस आउट करने के लिए है। क्या ये बाइंडिंग है? जी हाँ, बिल्कुल बाइंडिंग है। किगाली है कहाँ पे? रवांडा में है। क्या इसमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? बिल्कुल डिवाइड किया गया है। टारगेट्स नहीं पूछेंगे, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ये पूछेंगे यूपीएससी वाले। अगला जो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए 15 सितंबर 1883 को इसका निर्माण किया गया था, इसको बनाया गया था। ये एनजीओ है, ये कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। नाम से ऐसा लगता है कुछ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे भारत की कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होगी, गवर्नमेंट के पैट्रोनेज में काम कर रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री सोसाइटी है ये एनजीओ है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा। और दूसरा क्या काम करती है ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करती है, रिसर्च भी काफ़ी कुछ करती है। इनके रिसर्च एफर्ट से काफ़ी जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में सहायता प्रोवाइड करते हैं। जो ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये जो पक्षी वगैरह की, बर्ड्स की जो कंजर्वेशन करते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। सलीम अली काफ़ी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। और इसके अलावा एस डिलो रिप्ले, ये दोनों जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हुए थे अपने कार्यकाल के दौरान में। और अब देखिए, अब जो है ये पार्टनर भी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। इसके अलावा जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BHNS को साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।